वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे द नेहरू रिपोर्ट के हवाले से कि नेहरू रिपोर्ट क्या थी और ये क्यों पेश की गई। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे, उसके बाद जो नेहरू रिपोर्ट थी वो क्या थी, इसमें क्या चीज़ें शामिल थी उसको हम देखेंगे, और सबसे आखिर में मुस्लिम रिस्पॉन्स के मुसलमानों ने नेहरू रिपोर्ट का किस तरह से रिस्पॉन्स किया इसको हम देखेंगे। तो आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और नेहरू रिपोर्ट के हवाले से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका बैकग्राउंड। इसके बैकग्राउंड में आता है द साइमन कमीशन। अगर आप साइमन कमीशन पे अलग से जानना चाहते हैं तो मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि साइमन कमीशन को समझे बगैर आप नेहरू रिपोर्ट को नहीं समझ सकते। अब इसमें क्या आता है कि अनाउंसिंग द फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है इंडिया का, लॉर्ड बिरकनहेड, वो क्या करता है, चैलेंज्ड इंडियंस टू फ्रेम अनएनिमस कॉन्स्टिट्यूशन। अब असल में होता क्या है कि जब साइमन कमीशन का ऐलान किया जाता है, ठीक है, जिसकी बात जो 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आती हैं उसमें की जाती है कि आइंदा 10 साल के अंदर एक हिंदुस्तान में कमीशन आएगा जो कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के हवाले से जांच पड़ताल करेगा और मज़ीद उसमें जो रिफॉर्म्स हैं उसके हवाले से अपनी तजावीज़ देगा। अब जब साइमन कमीशन आता है तो उस पर हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है कि एक ऐसा कमीशन जो हिंदुस्तान के बारे में फ़ैसले करने आ रहा है उसमें कोई इंडियन ही शामिल नहीं है। तो इस हवाले से हिंदुस्तान में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग होती है और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है, दोनों इसका बाइकआउट करते हैं। तो इस सिलसिले में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं इंडिया के, वो चैलेंज करते हैं अब इंडियंस को कि अगर आप लोग इतने समझदार हैं, आप इंडियंस को इसमें शामिल करना चाहते हैं, तो फिर एक अनएनिमस कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दिखाएं, यानी कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिस पे किसी बड़ी कम्युनिटी को एतराज़ ना हो। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के इस चैलेंज को जो इंडियंस हैं वो एक्सेप्ट करते हैं और 12 फरवरी 1928 को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें जो इंडिया की सारी बड़ी पार्टीज़ हैं वो इसमें शिरकत करती हैं। अब इसमें क्या होता है, इस पर डिस्कशन होती है कि हम किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, वो क्या होना चाहिए, फेडरल उसमें होना, फेडरल सिस्टम होना चाहिए, यूनिकैमरल होना चाहिए, बाई कैमरल होना चाहिए, पार्लिमानी, प्रेसिडेंशियल, यानी इस तरह की इसमें डिस्कशन होती है। सम वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसके अलावा कुछ जो थे वो चाहते थे कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसमें मुकम्मल आज़ादी की बात हो। कुछ ऐसे थे जो चाहते थे कि डोमिनियन स्टेटस मिले। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि आप फुली तौर पर आज़ाद नहीं होते, ठीक है, आपका जो मोनार्क है वो ब्रिटिश ही रहेगा। जिस तरह हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 1947 से लेके 1956 तक, यानी कि जब तक पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया था, तो पाकिस्तान का जो स्टेटस था वो डोमिनियन स्टेटस था। जैसे ही पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया तो पाकिस्तान एक रिपब्लिक बन गया। तो इस पे आप अलग से मज़ीद देख सकते हैं। इसके अलावा क्या हुआ कि फरवरी 12 1928 को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती है, ये बात मैं ऊपर कर चुका हूँ। इसके बाद फरवरी 28 1928 को क्या होता है, द कॉन्फ्रेंस अपॉइंटेड अ कमेटी। अब ये बात अहम है। अब ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती है 12 फरवरी को, ठीक है, 28 फरवरी को ये कमेटी बनाती हैं कि ये रिकमेंडेशंस दे या ये जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश करे। अब अगस्त 15 1928 को, 15 अगस्त 1928 को नेहरू कमेटी प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट। जो नेहरू कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट पेश करती है जिसको हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। याद रहे कि उस वक्त और भी कमेटीज़ होती हैं, वो भी अपनी रिपोर्ट्स देती हैं, लेकिन इस वक्त हम नेहरू रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग होती है उनका जो पर्सपेक्टिव होता है फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, वो द दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स में पहले ही क्लियर होता है, ठीक है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पर्सपेक्टिव क्लियर है दिल्ली प्रपोजल्स में। इसके अलावा यहाँ पर भी जब उनके एतराज़ात आते हैं तो वहाँ पर हम उसको देखेंगे। अब नेहरू रिपोर्ट में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका क्या मौक़िफ़ है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। अब जो नेहरू रिपोर्ट थी वो क्या थी। अब इसमें जो सबसे पहले नंबर पर आता है वो ये आता है कि नेहरू प्रेजेंटेड डोमिनियन स्टेटस एज द गोल फॉर इंडिया, कि जो नेहरू थे वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे बल्कि डोमिनियन स्टेटस इंडिया के लिए चाहते थे। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस वांटेड कंप्लीट फ्रीडम या कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी 12 फरवरी को, वो चाहती थी कि मुकम्मल आज़ादी हमने हासिल करनी है, इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हो। नेहरू कहता था कि नहीं, पहले हमने डोमिनियन स्टेटस का दर्जा लेना है, उसके बाद फिर हम आज़ादी हासिल करेंगे। इसके बाद नंबर 2 पे दोस्त कम्युनिटीज़ जो कि 10% है या इससे कम है, नीड स्पेशल अटेंशन, यानी कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला सिस्टम है या कोई और सिस्टम है, ये अगर किसी पे लगाना भी है तो उन कम्युनिटीज़ पे लगाना है जो 10% से कम है, ठीक है, सिर्फ उनको स्पेशल अटेंशन मिलेगी। मुस्लिम्स इन पंजाब, बंगाल, NWFP एंड बलूचिस्तान इन मेजोरिटी, इन सूबों में ये मेजोरिटी में है, कैन डिफेंड देमसेल्व्स, तो ये अपने आप को डिफेंड ज़्यादा बेहतर तौर पर कर सकते हैं। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपना एक मौक़िफ़ था। वो कहता था कि मुसलमान जो कि 10% से ज़्यादा हैं, इस वजह से वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, इनको किसी किस्म की स्पेशल प्रोटेक्शन की, सेपरेट इलेक्टोरेट की, या ये जिस तरह दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स में हमने देखा अपनी सीट्स की रिजर्वेशन की बात करते हैं, इसकी इन्हें किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। इसके बाद नंबर 3 पर क्या आता है, नॉट एक्सेप्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट। तो वही बात आ गई कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम था, जो मुसलमानों की एक बड़ी डिमांड थी, उसको इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, सेपरेट
इलेक्टोरेट वाले सिस्टम को दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स में जो मुसलमान थे उन्होंने छोड़ने के लिए हाँ कर दी, लेकिन कुछ डिमांड्स पेश की। उन डिमांड्स को कांग्रेस ने पहले एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन बाद में 6 महीने बाद उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब जब नेहरू रिपोर्ट आ रही है तो यहाँ पर दोबारा फिर जो नेहरू हैं वो कह रहे हैं कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला सिस्टम है ये हमें मंजूर नहीं है। मतलब कि जो भी इंडिया का आगे कॉन्स्टिट्यूशन आएगा उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह जॉइंट इलेक्टोरेट होंगे। इसके अलावा नंबर 4 पर क्या आता है कि नेहरू रिजेक्टेड मुस्लिम डिमांड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंजाब एंड बंगाल। तो वही ऊपर वाली बात आ गई कि नेहरू का मानना था कि पंजाब और बंगाल में जो मुसलमान हैं वो मेजोरिटी में है, लिहाजा वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, इनको किसी किस्म की स्पेशल प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। जबकि मुसलमानों का मौक़िफ़ ये था कि ओवरऑल चूँकि हिंदुस्तान में जो हिंदूज़ हैं वो मेजोरिटी में है, तो कल को जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस हैं उसमें जो पॉपुलेशन का तनासुब है वो कम ज़्यादा हो सकता है। इस वजह से जो पंजाब और बंगाल है वहाँ पर जो मुसलमानों की सीट्स हैं वो रिज़र्व होनी चाहिए, वो फिक्स होनी चाहिए, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। जबकि जो नेहरू था उसने इस डिमांड को रिजेक्ट किया। इसके बाद 5वें नंबर पर क्या आता है कि प्रोविजन ऑफ सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो ये नेहरू ने मान लिया कि जो सिंध है उसको जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है उससे अलहदा किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी इसने काफ़ी ज़्यादा आगे चीज़ें लिखी कि एक सर्टन क्राइटेरिया है, अगर सिंध उस पर पूरा उतरता है, अपना फाइनेंशियल बर्डन खुद बर्दाश्त कर सकता है, तो फिर सिंध को बॉम्बे से अलहदा किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आके इसने थोड़ी सी कंसेशन दिखाई कि जो सिंध है उसको बॉम्बे से अलहदा किया जा सकता है। इसके बाद 6ठे नंबर पर आता है कि रिजेक्टेड मुस्लिम डिमांड ऑफ 1/3 सीट्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो ये मुसलमानों की एक बड़ी डिमांड थी जो कि उन्होंने दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स में की थी। उसमें कायद-ए-आज़म ने कहा था कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होगा उसमें मुसलमान जो हैं वो 1/3 होने चाहिए, ये इनकी तादाद फ़िक्स होनी चाहिए, क्योंकि जो मुसलमान हैं, ठीक है, वो माइनॉरिटी में हैं। अगर जॉइंट इलेक्टोरेट होता है तो असम्बली में आने के इनके चांसेस कम होंगे, क्योंकि जो हिंदूज़ हैं वो अपनी मर्ज़ी के कैंडिडेट्स को वोट देंगे और वो जीत जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल जो हिंदूज़ हैं वो मेजॉरिटी में है। लिहाजा सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो मुसलमान हैं उनकी सीट्स क्या होनी चाहिए, रिज़र्व होनी चाहिए। तो जो नेहरू था उसने इस डिमांड को क्या किया, रिजेक्ट किया कि ये जो 1/3 सीट्स रिज़र्व होने की बात हो रही है ये ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा 7वें नंबर पर आता है कि रिजेक्टेड फेडरल सिस्टम, इसको इसने अपोज़ किया। प्रपोज्ड यूनिटरी सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ इसने ये प्रपोज़ किया। अब ये बात मैं पीछे भी बता चुका था दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स में कि अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स को 1947 से पहले समझना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो फेडरल सिस्टम है ये क्या होता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कायद-ए-आज़म ने हमेशा फेडरल सिस्टम की बात की कि इंडिया में फेडरल सिस्टम होना चाहिए, जबकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने हमेशा यूनिटरी सिस्टम की बात की जिसमें सेंटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब फेडरल सिस्टम क्या होता है, मुख्तसर हम देखते हैं, पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं कि पाकिस्तान में एक तरफ नेशनल असम्बली है, ठीक है, इसको हम सेंटर बोलेंगे, और एक तरफ 4 प्रोविंसेस हैं, 4 प्रोविंसेस हैं। हर सूबे की अपनी एक असम्बली है जो कि अपनी मर्ज़ी से कानून साजी करती है। अब फ़र्ज़ करें सूबा पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK है, हर सूबे की अपनी असम्बली है। तो पंजाब की असम्बली पंजाब के लोगों के बारे में लेजिस्लेशन करती है, जो सिंध की असम्बली है वो सिंध के लोगों के बारे में, KPK की असम्बली KPK के लोगों के बारे में। तो जो पावर है बेसिकली उसकी डिवीजन होती है फेडरल सिस्टम में, कुछ पावर सेंटर के पास होती हैं, कुछ पावर्स प्रोविंसेस के पास होती हैं, लेकिन ओवरऑल जो प्रोविंसेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर सकें। अब कायद-ए-आज़म इसको क्यों प्रमोट करते थे, उसकी वजह यह थी कि हिंदुस्तान में जो सूबे जिनमें मुसलमान अक्सरियत में थे, कायद-ए-आज़म चाहते थे कि अगर फेडरल सिस्टम होगा तो वो सूबे जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में हैं वो अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी के लाज बनाएंगे, और जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी में है वो अपने हिसाब से जो मर्ज़ी करते रहे। तो जो सेंटर है, ठीक है, यानी कि जो नेशनल असम्बली होगी या जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होगा उसमें जो कॉमन इंटरेस्ट के अफेयर्स हैं सिर्फ वो होंगे, जिस तरह डिफेंस आता है, फॉरेन अफेयर आता है, करेंसी आता है, बाकी सारी की सारी जो पावर्स हैं वो प्रोविंसेस के पास होंगी। जबकि जो नेहरू था वो यूनिटरी सिस्टम चाहता था। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो सेंटर होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है और जो फेडरेटिंग यूनिट्स या ये जो प्रोविंसेस होते हैं ये वीक होते हैं। सारी की सारी पावर जो प्रोविंसेस को मिली होती है वो सेंटर से मिली होती है यूनिटरी सिस्टम में। तो जो नेहरू था वो स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहता था, और जो कायद-ए-आज़म थे वो सेंटर तो स्ट्रॉन्ग चाहते थे लेकिन प्रोविंसेस को ज़्यादा ऑटोनोमस देखना चाहते थे। तो अल्टीमेटली जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस डिमांड को भी रिजेक्ट किया कि फेडरल सिस्टम नहीं होना चाहिए बल्कि यूनिटरी सिस्टम होना चाहिए। तो ये थी ओवरऑल नेहरू रिपोर्ट, जिसके ये सारे अहम पॉइंट जो हैं वो आप देख सकते हैं। ओवरऑल इसमें जो मुस्लिम डिमांड्स थी उसको रिजेक्ट किया गया। अब इस हवाले से जो मुसलमानों का रिस्पॉन्स था वो क्या था। कायद-ए-आज़म प्रपोज्ड फ्यू अमेंडमेंट्स। ये जो नेहरू रिपोर्ट थी कायद-ए-आज़म ने कहा कि इसमें अगर ये अमेंडमेंट कर ली जाए तो फिर हम इस जो नेहरू रिपोर्ट है इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसमें जो पहली अमेंडमेंट थी वो क्या थी, 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। ये जो अभी ऊपर बात हुई है कि जो नेहरू था उसने इसको रिजेक्ट किया, कायद-ए-आज़म ने कहा कि इसको आप इंश्योर करें कि ये लाजमी होगा।
इसके बाद जो दूसरी अमेंडमेंट थी वो ये थी कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन दी पंजाब एंड बंगाल प्रोपोर्शनेट टू द मुस्लिम पॉपुलेशन। तो ये भी वही बात आ जाती है, ये पीछे जो नेहरू था उसने इस चीज़ को भी रिजेक्ट किया था कि ये जो मुसलमान डिमांड करते हैं कि पंजाब और बंगाल में सीटें उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से हों, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो क़ायद-ए-आज़म ने कहा कि इसको भी इंश्योर किया जाए। इसके बाद तीसरे नंबर पर क्या अमेंडमेंट तजवीज़ की कि ऑल द रेजिडुअरी पावर्स टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। तो इसमें ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है फेडरल सिस्टम वाला, ठीक है, अगर वो यूनिटरी सिस्टम रखते भी हैं। अब बेसिकली वही बात आ जाती है, आप मेरी अलग से वीडियो देखिए कि फेडरलिज्म क्या होता है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो इसमें बेसिकली जब पावर्स की डिवीजन होती है तो फिर कुछ लिस्टें होती हैं, यानी आमतौर पर एक लिस्ट भी होती है, 2 लिस्टें भी होती हैं, 3 लिस्टें भी होती हैं, ठीक है। एक होती है सेंट्रल लिस्ट, एक होती है प्रोविंशियल लिस्ट और एक होती है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। ये जो कंकरेंट लिस्ट होती है इस पे बेसिकली जो सेंटर होता है और जो प्रोविंसेस होते हैं ये दोनों आइन साजी या लेजिस्लेशन कर सकते होते हैं। तो क़ायद-ए-आज़म ने कहा कि जितनी भी रेजिडुअरी पावर्स हैं जो कि इस कंकरेंट लिस्ट में होती हैं वो किनको दी जाए, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दी जाए। मतलब क़ायद-ए-आज़म की बात वहीं पे आके ख़त्म होती है कि जो प्रोविंसेस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स दी जाए और जो सेंटर है उसके पास सिर्फ वो पावर्स हो जो कि कॉमन इंटरेस्ट हो, यानी कि जिस पे जैसे फॉरेन अफेयर है, करेंसी है, इसी तरह जो डिफेंस है, ये पावर सेंटर अपने पास रखे, बाकी सारी की सारी पावर सूबे अपने पास रखे, ताकि जो सूबे जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को आगे लेके बढ़ें और जहाँ पे हिंदूज़ हैं वो अपने तरीके से चीज़ों को आगे लेके बढ़ते रहें। तो ये 3 अमेंडमेंट्स थी जो क़ायद-ए-आज़म ने कहा कि अगर नेहरू रिपोर्ट में होती हैं तो फिर हम भी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो नतीजा क्या निकला? रिजेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसने इसको रिजेक्ट किया। अब इस हवाले से क़ायद-ए-आज़म ने क्या कहा? क़ायद-ए-आज़म कहते हैं कि सो फार एज़ द बेसिक परसेप्ट्स ऑफ द नेहरू रिपोर्ट इज़ कंसर्न्ड, ठीक है, इसकी जो बुनियादी चीज़ें हैं उसके बारे में, आई एम टोटली अपोज टू इट, ठीक है, मैं इसके मुखालिफ हूँ, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। आई एम अगेंस्ट दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के ख़िलाफ़ हूँ। आई कंसिडर इट प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट्स ऑफ द मुस्लिम्स, ये जो मुसलमानों के इंटरेस्ट हैं ये उनके ख़िलाफ़ है। तो ये क़ायद-ए-आज़म ने कहा। तो यहाँ पे जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है या जो क़ायद-ए-आज़म का व्यू पॉइंट है वो मुसलमानों के हवाले से क्लियर हो जाता है कि ये जो नेहरू रिपोर्ट है मुसलमानों के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है और वो इसके ख़िलाफ़ है। और हमें ये पता भी चलता है कि उन्होंने फेडरल सिस्टम को रिजेक्ट किया, मुसलमानों की जो 1/3 डिमांड थी उसको रिजेक्ट किया, ठीक है। ये जो पंजाब और बंगाल में उन्होंने डिमांड की रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की, इसको भी उन्होंने रिजेक्ट किया। तो बेसिकली तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को एतराज़ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनके मुताबिक तो या ओवरऑल अगर हम देखें उस वक्त जो मुसलमान थे वो भी तो हिंदुस्तान का एक हिस्सा थे ना, वो भी हिंदुस्तान के शहरी थे। तो अगर हिंदुस्तान का एक शहरी ये डिमांड करता है कि उनकी सीटें जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वहाँ पर 1/3 हो, ठीक है, या उनकी जो पंजाब या बंगाल की असम्बलीज़ हैं वहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से हो, तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को उससे क्या इशू हो सकता है? उनको इशू तो इसी सूरत में होगा ना जब वो मुसलमानों को बेगाना समझते हों, पराया समझते हों कि ये तो शायद कोई और लोग हैं, कोई और कौम है, ठीक है, कि इनको यहाँ पर हमने सीटें नहीं देनी या इनकी ये जो डिमांड्स हैं इनको पूरा नहीं करना, या फेडरल सिस्टम कर देंगे तो ये अपने प्रोविंसेस में जहाँ पे मेजॉरिटी में होंगे वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को आगे लेकर बढ़ेंगे। तो ये उसी सूरत में होता है ना कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को ऐसा लगता था कि मुसलमान अपने नहीं बल्कि पराए हैं, और अगर वो अपना समझते तो वो इन डिमांड्स को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि जैसे हिंदूज़ हिंदुस्तान के शहरी थे वैसे ही मुसलमान हिंदुस्तान के शहरी थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बाद में हम जानते हैं कि 1947 में फिर पाकिस्तान अलग से बन जाता है। तो ये था ओवरऑल नेहरू रिपोर्ट के हवाले से। ओवरऑल हमें इसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका नुक्ता नज़र देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या होती है, लखनऊ पैक्ट क्या होता है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स क्या होती हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर, इसके अलावा हिस्ट्री के बाकी टॉपिक्स, इस तरह पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री के मतलब अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी अलग से वीडियोज़ देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।